बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम जिस सिलसिले को जारी रखने जा रहे हैं वो वही सिलसिला है जो 3-4 दिन से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस चल रहा है। और इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से बातें हम करते रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदालत पर हम नुक्ताचीनी तो नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, हम जितने जज साहिबान इस वक्त उस टीम में मौजूद हैं, उस बेंच में मौजूद हैं, हम उनसे बस यही एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस पाकिस्तान पर तरस खाया जाए, किसी तबके पर तरस ना खाया जाए। ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाई जज जो हैं वो शीशे के घर में रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन शीशे के घर में रहने वालों को शीशे की तरह ही साफ़ और शफाफ रहना चाहिए। और इस्लामी रवायात में भी ऐसा मिलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब उनसे पूछा गया था कि भाई आपके पास ये 2 कपड़े कहाँ से आ गए, तो उन्होंने भी उसका मनी ट्रायल दिया था और उनके बेटे ने उठ के कहा था कि मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि ये दूसरा कपड़ा मैंने दिया है। तो हम कहते हैं कि हम सहाबा की पैरवी करते हैं, उस तरफ भी हम नहीं जाते। ये एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बेस पर बनी थी। गो आज तक बदकिस्मती से हम इसमें इस्लामी कानून तो नाफज नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जो इसका दस्तूर है वो कुरान करीम पर जो है वो रखा गया है, उसके बाहर जाके हम कोई काम नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि जज साहिबान जो हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये जो जायदादें बनी हैं, अभी इसमें देखें पहले नंबर पर तो ये जायदादें चलो 2009 या 2011 में बनी, यानी 2015 और 16 में जब ये अमेंडमेंट हुई उससे पहले बनी थी। ओके, उससे पहले बनी थी, लेकिन अभी तक वो जायदादें जो हैं वो मौजूद हैं इनके पास। तो इन्होंने जो गोशवारे दिए या इनके बच्चों और बीवी ने जो दिए, उसमें बिल्कुल उसका जिक्र नहीं किया गया। एक बात यह है। और दूसरे नंबर पर ये जो अमेंडमेंट हुई आर्टिकल की 2015 और 16 में, उसमें कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि 2015-16 से पहले जो करप्शन हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसके बारे में पूछा ना जाए। और अगर इस किस्म की कोई गुंजाइश जज साहिबान पैदा कर रहे हैं, तो फिर मैं आज एक सवाल पूछता हूँ बड़े हम्बल तरीके से, ये अपने इस जो फाज़िल जजेस हैं उनसे, कि फिर नवाज शरीफ को किस बात पे निकाला गया। फिर तो वो बेचारा ठीक ही पूछ रहा था कि मुझे क्यों निकाला, ये तो उसका जो बयानिया था फिर ठीक था कि मुझे क्यों निकाला। इसका मतलब है या तो उस वक़्त के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे जनाब साकब नसार साहब, या तो फिर वो कॉम्पिटेंट जज नहीं थे, और या फिर ये जो 10 जजेस बैठे हुए हैं, फिर या इनकी कॉम्पिटेंसी पे थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। ये मजबूरन मैं कह रहा हूँ, ये इस सिचुएशन को देख के कह रहा हूँ, दिल नहीं चाहता कहने को, लेकिन क्या करें। एक बात ये, और दूसरे नंबर पर ये यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मिसालें कायम हुई हैं। इससे पहले एक तो नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, इसका मतलब है वो बिलावजह सज़ा दी गई है, गलत सज़ा दी गई है, ये भी कोर्ट ने दी। तो इस कोर्ट को कौन पूछेगा। मतलब कहने का ये है कि कोर्ट कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है ना कि उसके बारे में कोई बात ना कर सके। भाई मुकद्दस गाय बनना है तो हर चीज़ को साफ़ सुथरे तरीके से रखना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान की आवाम हैं, हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि जी आप बताएं कि आपके पास ये सारी चीज़ें कैसे हैं और क्यों हैं। तो अगर हम ये पूछते हैं तो हक बनता है, इसमें नाराज़गी वाली तो कोई बात नहीं है, हक बनता है कि बताया जाए कि मेरे पास ये फ़लाँ सोर्सेज से आई हैं। अब दूसरी बात, एक तो नवाज शरीफ वाला वाक़या हुआ, जरदारी लोग जो हैं वो भी पहले के फंसे हुए हैं, इस कानून जो बना था ये नैब के इससे पहले के। और इसके अलावा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो आपके जज वकार सेठ ने दस्तूर और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए बिल्कुल इससे बाहर निकल के सज़ा दी कि परवेज़ मुशर्रफ अगर मर जाए तो उसकी लाश को घसीट कर डी चौक तक लाया जाए और 3 दिन तक उसे जो है वो डी चौक में लटका के रखा जाए।
मैं आज ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप ये पाकिस्तान के दस्तूर में ये कानून है कि किसी लाश की बेहुरमती की जाए, भले वो गुनहगार ही क्यों ना होते। एक बात ये, किसी ने सेठ वकार साहब को पूछा है, वो जज साहब को रेफरेंस में उनका रेफरेंस भेजा गया है, उनके बारे में किसी ने पूछा कि वो उन्होंने ये फ़ैसला आउट ऑफ दस्तूर क्यों दिया। जिस दस्तूर की बात करते हैं जज साहिबान, वो जज साहिबान पर भी वही दस्तूर जो है वो नाफिज होता है, और वो भी उसी दस्तूर के पाबंद हैं, उसी दस्तूर के अंदर रहकर ही फैसला कर सकते हैं। अपने पास से या अपने घर से कोई किताब ला के फैसला नहीं कर सकते। एक बात ये, और दूसरा ये है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो 2 इमरजेंसियाँ हुई, एक 99 और दूसरी 2007 में, तो ये जो कानून बना था इसका गद्दारी का, ये 2013 में बना था। तो फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा क्यों दी गई? फिर उनको सेठ वकार साहब को लटकाएं ना जी, उनको लाएं सामने, उनको बोलें कि भाई आपने ये सज़ा कैसे दी, ये उस पर जो थी वो लागू ही नहीं होती थी। तो इसलिए जज साहिबान, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क पाकिस्तान पर तरस खाया जाए, अपनी अपनी अना को छोड़ दिया जाए। जो 3 दिन से हम जो हेयरिंग सुन रहे हैं और जितने सवाल जजेस की तरफ से फ़रोग नसीम साहब पर किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल जो अनाड़ी शख्स है, जो एक जमात भी नहीं पढ़ा हुआ, वो भी सुनेगा तो वो यही बात कहेगा कि ये किसी केस का फ़ैसला नहीं हो रहा, ये एक सियासी जंग जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। अभी अफसोस की बात यह है कि जितने सवाल आप लोग कर रहे हैं, ये तो जिरा में करने चाहिए थे। जो मनीर मलक साहब थे, काजी फायद साहब के जो वकील थे, ये उनको चाहिए था क्रॉस क्वेश्चन करते, लेकिन 10 के 10 जजेस साहबान जो हैं वो फ़रोग नसीम साहब पर इस तरह सवाल कर रहे हैं कि जैसे वो जज नहीं है, वो काजी फायज़ ईसा साहब के वकला हैं। यानी इस तरीके से बात हो रही है। हम अफसोस के साथ कहते हैं और माजरत भी करते हैं कि आप जजेस के लिए हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, समझ से बालातर हो गया ये केस। इतना इसको खींचा गया कि और हज़ारों केस पड़े होंगे, अपीलें, जो बेचारे जेलों में रुल रहे हैं और उनके लिए कोई नहीं पूछता। एक जज साहब का मैं सवाल सुन रहा था, जो वो कह रहे थे कि ये FBI का केस था और 10,000 के लिए किसी जज का रेफरेंस भेजने के लिए ये कौन सा रोशन दिमाग था। तो अब सोचने की बात यह है जज साहब, शायद वो तो नहीं जवाब दे सकते, हम आवाम हैं, हम तो आपसे ये हम्बली कह सकते हैं कि बहुत सारे जो चोर हैं इस वक्त जेलों में, जिनको सजाएं हुई और वो जेलें भुगत रहे हैं, कोई 5,000 रुपये, कोई 2,000 रुपये, कोई 4,000 रुपये, तो उन सब को जेलों से निकाल दिया जाए। यानी 10,000 तक की कोई करप्शन करता है या चोरी करता है तो इसका मतलब उस पर कानून लागू नहीं होता। ये सारे सवाल अजीब थे, सच्ची बात है। आप जजेस हैं, आपके मुंह से निकले हुए ये सवाल बिल्कुल अजीब लग रहे थे कि आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अपने एक जज को बचाने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है जो इस किस्म का केस जो है वो देखने को आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इस केस को केस समझकर डील किया जाए। कभी आप सवाल करते हैं कि जिस बंदे ने ये कंप्लेन की थी उसका हसब नसब क्या है, हमें क्या करना है उसके हसब नसब से, जो उसने कहा वो सच निकला है कि नहीं। उसके बाद भी काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने गोशवारे दिए, किसी गोशवारे में उसके बाद यानी 2015-16 के बाद जो है काजी फायज़ ईसा साहब ने किसी गोशवारे में उन प्रॉपर्टियों का जिक्र किया है कि वो मेरी औलाद की प्रॉपर्टियाँ वहाँ अंदर में नहीं किया, तो ये क्यों छुपाई गई। देखो ना, अब सोचने की बात यह है कि जज साहबान जो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और अल्लाह करे कि वो साफ़ सुथरे हों, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर वो साफ़ सुथरे थे तो उन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी लंदन वाली जो बीवी बच्चों के नाम पे थी उनको गोशवारों में शो क्यों नहीं किया। बीवी बच्चों की ये प्रॉपर्टियाँ उस वक़्त ख़रीदी गई जब जो तहकीकात है उसके मुताबिक बच्चे अभी रोज़गार नहीं रखते थे, और काजी साहब की जो बेगम साहब हैं उन्होंने 9 से 11 हज़ार रुपया अपनी जो इनकम थी वो शो की थी।
तो आप बताएं कि इतनी सारी इनकम में इतने लाखों करोड़ों का घर जो है लंदन में वो कैसे हो गया, कहाँ से आ गया? वो बड़ी सिंपल सी बात पूछी जा रही थी। फिर दूसरा फ़रोग नसीम साहब की मैं वो आर्गूमेंट सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जब जुडिशल काउंसिल जो है वो जब शो काज नोटिस दे देती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, कानून ये कहता है। तो इस कानून को जज साहबान मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये सिलसिला ऐसे चल रहा है कि मैं ना मानूं, यानी जितना भी जोर लगाया जा रहा है वो टेक्निकल ग्राउंड पे बिल्कुल इसी तरह का जोर लगाया जा रहा है जिस तरह का इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए रमदा साहब ने जोर लगाकर उनको बहाल कर दिया था, और उसके नतीजे में जो वकला थे वो बदमाश बन गए अक्सरियत में, और वो एक माफिया बन गए। और जो उसके बाद जो जिनको बिल्कुल कोई चार लफ्ज़ भी नहीं आते थे उनको जज बना दिया गया। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनको बिल्कुल डिसीजन लिखना नहीं आता, ना ही को उनके पास कोई कॉम्पिटेंसी है, लेकिन वो सीटों पे बैठे हुए हैं। और जिसमें पिछले दिनों में मरियम नवाज़ ने मलक अरशद साहब का जो निकाला था, जो रिश्वत ले रहे थे। अभी बताएं, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो रिश्वत लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ना जुडिशरी से छुपा हुआ है और ना ही एक आम आदमी से छुपा हुआ है। हम जब अदालतों में जाते हैं तो सालों साल जलील होते रहते हैं और कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो इस किस्म का जो सिलसिला चल रहा है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हम ये जो आर्टिकल 209(5) को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी ये साफ लिखा हुआ है कि इन्फार्मर जो है उसके हसब नसब के बारे में ना पूछा जाए, उसकी इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात की जाए, और अगर उसकी बात सच्ची निकलती है तो ठीक है, अगर वो झूठा निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरफ मैंने किसी 10 में से किसी एक जज साहब को भी नहीं देखा कि वो इस तरफ का कोई सवाल करता हो। सभी को ये देखा जा रहा है कि जैसे डिफेंस में वकला खड़े होते हैं ना मुलज़म के डिफेंस में, इस तरह जजेस की अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आर्गूमेंट थी जजेस साहब की एक फ़रोग नसीम जो हुकूमत के एडवोकेट हैं उनके ऊपर। ये एक बड़ा अलमिया है, और अल्लाह ना करे कि ये अलमिया पाकिस्तान में दोबारा से हो जाए। जो एक दफ़ा हुआ था, रमदा साहब ने जो किया था उसी की सज़ा अभी तक हम भुगत रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हुई। ये एक नई सज़ा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर न थोप दी जाए। जज साहबान से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए किसी की भी परवाह नहीं करें, अपने अल्लाह और रसूल को मद्देनज़र रख के एक इंसाफ का फ़ैसला करें जो अल्लाह ताला ने आपको इसकी ताकत दी है। आप ये बार बार ये रोशन दिमाग और ये चीज़ें जो है ना, ये सारे सवाल आपके बिल्कुल अजीब लग रहे हैं, जैसा अफसोस से कहना पड़ता है। और हम मिन्नत से कहते हैं कि आप जज बने, आप सियासतदान नहीं बने, प्लीज़ एक इंसाफ का फ़ैसला कर दें। ये मुल्क की बात है, किसी एक शख्स या दो शख्स की बात नहीं है। और अगर ऐसा करना है तो फिर वो जो साकब निसार साहब थे उनको भी कोर्ट में ले आए, उनके खिलाफ भी फिर फैसला दें कि उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार क्यों दिया, उनको भी लाएं कोर्ट में। जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के जो कानून था वो गद्दारी का, उसमें साफ लिखा हुआ था कि वो शख्स जो कानून तोड़े और जो उस कानून तोड़ने में उस शख्स की हमायत करें, वो सारे के सारे गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं। तो मैं पूछता हूं कि किसी और को क्यों नहीं पूछा गया था जब परवेज मुशर्रफ साहब को ये सज़ा सुनाई गई? चूँकि वो चीफ जस्टिस साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, खोसा साहब, वो अपनी टिनोर में ये सज़ा अनाउंस करना चाहते थे। और सेठ इफ्तिखार साहब जो हैं, जिन्होंने बहुत सारे दहशत गर्दों को बरी कर दिया था बलूचिस्तान में, वो भी अपनी इस तशनगी को पूरा करना चाहते थे परवेज़ मुशर्रफ को इस किस्म की सज़ा देकर, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट उन्होंने की थी, आउट ऑफ लॉ की थी, आउट ऑफ कानून की थी। आज तक किसी ने उनसे पूछा है? इन तमाम फाजिल जजेस से मैं पूछता हूँ कि आप में से किसी ने सो मोटो लिया सेठ इफ्तिखार साहब के ख़िलाफ़ कि आपने दस्तूर के बाहर ये फ़ैसला कहाँ से दे दिया? वो जज हैं, आप भी जज हैं, तो जज हैं तो दस्तूर के अंदर है ना, दस्तूर के बाहर से तो कोई फ़ैसला आप नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकिस्तान पर तरस खाया जाए, और मैं पाकिस्तान की आवाम को भी बोलता हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों पर गौर किया जाए और ये देखा जाए कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है,
और ये किस तरह का इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में किस तरह के इंसाफ की जो है वो बुनियाद रखी जा रही है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासर हो और हम सबको इस मुश्किल से निकाले, और हमारे जो जजेस साहिबान हैं उनको इंसाफ का फ़ैसला करने की अल्लाह की ज़ात तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।